हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू अब्रॉड का इंडियन। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कनाडा में जब मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था उस विद नो वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया और आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़ कि कैसे मैंने एक जॉब अपनी ही स्टडी की फील्ड में कैसे मैंने जॉब ली। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरे फर्स्ट जॉब की कितनी मेरे को सैलरी मिलती थी। और इस वीडियो का फ्लो मैं कुछ इस तरह करने वाला हूँ कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको करने होंगे अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब लेनी है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट्स करो, बट जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ये पॉइंट्स करोगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब लेने के। बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल पे तो इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से मेरा चैनल ग्रो होता है और मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो कोर्स पिक कर रहे हो बिफोर कमिंग टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो कोर्स आपका फील्ड ऑफ स्टडी में हो। अगर आपको अपने फील्ड ऑफ स्टडी में कोर्स नहीं मिल रहा तो आपको ऐसा कोर्स पिक करना है जिस प्रोविंस में आप मूव हो रहे हो वहाँ पे उस कोर्स के रिलेटेड आपको जॉब्स मिल जाए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि जैसे सपोज एल्बर्टा में एग्रीकल्चर की काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी आपको, तो और ऑटवा या फिर टोरंटो ओंटारियो में आपको आईटी के रिलेटेड काफ़ी जॉब मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐसे कुछ कोर्स कर रहे हो जो आईटी रिलेटेड है तो आपको इस प्रोविंस में मूव होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग ही आप अगर मूव करोगे तो आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं आफ्टर फील्ड ऑफ स्टडी जॉब करने के लिए। एक और चीज़ जो कोर्स पिक करने में आपको ध्यान में रख सकते हो आप, वो ये है कि अगर आप कोर्स पिक करते हो जिसमें कोऑप है, मतलब उसमें एक सेमेस्टर आपको किसी इंडस्ट्री में आपको आपकी एक तरह की जॉब सी लगवा देते हैं और वहाँ आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलने का वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आप कोऑप करते हो तो चांसेस होते हैं कि उस कंपनी में आपको इन द फ्यूचर वो कंसिडर कर सकते हैं आपको जॉब देने के लिए। अब सेकंड पॉइंट आ गया ड्यूरिंग द कोर्स। तो जैसे कि मेरे को इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो ड्यूरिंग माई मास्टर्स इन ऑटवा तो मेरा क्या टारगेट होता था कि जो कोर्स मैं पिक कर रहा हूँ वाइल डूइंग माई मास्टर्स मोस्टली उनमें प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि इन द एंड आप जब अपना रिज्यूमे बनाओगे तो अगर आप दिखाओगे उसमें कि आपने इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हाँ, एम्प्लॉयर को लगता है कि चलो इसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है बट इसने इन प्रोजेक्ट्स में वर्किंग एनवायरनमेंट में थोड़ा काम किया है, तो ही कैन बी ए गुड फिट इन आवर रोल। स्टडी ख़त्म करने के बाद आपको क्या क्या आप कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप ख़त्म होने से 3-4 महीने पहले ही आप जॉब सर्च शुरू कर दो, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जो लोग बोलते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालते हैं कि 30 डेज़ में जॉब मिल गई, बिफोर कनाडा आ गए जॉब मिल गई, ये हाईली अनलाइकली होता है। हर किसी की किस्मत इतनी बढ़िया नहीं होती, तो आप प्रिपेयर रहो कि टाइम लग सकता है। ठीक है, 3-4 महीने पहले आपने जॉब अप्लाई करनी शुरू कर देनी है। उसके लिए आपको चाहिए पहले एक रिज्यूमे। तो रिज्यूमे बनाना काफ़ी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो एम्प्लॉयर आपकी शक्ल नहीं देख रहा, आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आपकी नॉलेज सारी की सारी वो एक रिज्यूमे में डाल के आप देने वाले हो। तो रिज्यूमे बनाना, एक अच्छा रिज्यूमे बनाना एक बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है, तो रिज्यूमे में मैं आपको लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिज्यूमे बनाने में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को मैसेज डालिए और मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा, तो आपको रिज्यूमे बनाने में मैं हेल्प कर दूँगा। और रिज्यूमे बनाने में एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी वो ये है कि जब आप एक जॉब अप्लाई करते हो तो लुक फॉर कीवर्ड्स की क्या क्या स्किल्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से ही आपको रिज्यूमे बनाना है। आपने ये नहीं करना कि एक रिज्यूमे आपने बना लिया और ये 10-15 जॉब जो आप दिन में अप्लाई कर रहे हो उसी में सब में एक ही रिज्यूमे आपने डाल दिया। ऐसे आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सर्च इंजन यूज़ करते हैं आपका रिज्यूमे फ़िल्टर करने के लिए, ये कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही सर्च करते हैं कि हाँ ये कीवर्ड वाले रिज्यूमे वो पिक हो जाते हैं पहले, और फिर वो एचआर देखते हैं, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में जॉब के जो रिज्यूमे जाते हैं वो इन थाउजेंड्स होते हैं, राइट। तो वो हज़ार के हज़ार रिज्यूमे तो पढ़ने नहीं वाले, तो वो अपना एल्गोरिदम चलाते हैं जिसमें कीवर्ड्स के बेसिस पे वो कुछ रिज्यूमे फ़िल्टर करते हैं और उसके बाद एचआर फिर गो थ्रू करते हैं उन पर्टिकुलर रिज्यूमेज़ पर, और उसके बाद आपको फिर कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। अब आ गया कवर लेटर। कवर लेटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्टली जॉब्स में आप देखोगे कवर लेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑप्शनल दिया होता है, बट आई विल रिकमेंड कि ऑलवेज मेक अ गुड कवर लेटर एंड अपलोड इट विद योर व्हेन यू आर अप्लाइंग द जॉब।
तो उसमें क्या सीन है कि कवर लेटर में आपको क्या डालना है कि पहले अपने बारे में थोड़ा बताना है, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, क्या क्या अपनी स्किल्स हैं, और कैसे आप जो आप रोल पे के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें कवर लेटर में डालनी है। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे एक गुड कवर लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए और कैसे उसको बनाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाके ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आ गई सर्टिफिकेशंस। अब ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मैंने जॉब्स तो अप्लाई करनी शुरू कर दी थी, बट मेरे को कॉल्स वगैरह इतनी नहीं आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। और आप यूजुअली जब आप जॉब्स अप्लाई करने जाते हो तो वो लिखा होता है उधर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए या 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और मेरे पास वो नहीं था। तो मैंने दूसरों से एज लेने के लिए मैंने अपनी फील्ड में 2-3 सर्टिफिकेशंस कर ली, ठीक है। उसके बाद जब मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की तो मेरे को काफ़ी कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। अभी नेक्स्ट चीज़ आता है जॉब फेयर्स। तो जब आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, आप ऑनलाइन तो अप्लाई करो ही करो, बट यहाँ पे कनाडा में काफ़ी जॉब फेयर्स लगते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में भी लग सकते हैं या फिर किसी होटल वगैरह में कहीं पे भी लगे। वो आप जॉब फेयर्स पे ज़रूर जाओ और वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स आप वहाँ पे जाके बैठे हैं उन आप एक तो अपनी रिज्यूमे की 20-30 कॉपी साथ में लेके जाना और वेल प्रेजेंटेबल होके जाना। और जब आप वहाँ पे जाके ये नहीं करना कि हाँ जॉब फेयर लगा हुआ है तो वहाँ पे आप एक एम्प्लॉयर के पास गए तो वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे पकड़ा के आ गए। तो अगर आपको थोड़ा अपने आप को हाईलाइट करना है तो आप उनसे कन्वर्सेशन करो, उनको उनकी कंपनी के बारे में कुछ पूछो, किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो उसके बारे में पूछो, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो तो उनको फिर अपनी स्किल्स के बारे में बताओ, अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि हाँ मैंने इस पे काम किया है या फिर मेरे को ये स्किल है कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे भी आप अपने आप को सेल कर सकते हो। और उसके बाद आप उनको फॉलोअप भी ज़रूर कीजिए। अगर आप रिज्यूमे उनको डाल के आगे तो उसके बाद उनको फॉलोअप कीजिए। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे ही किया था। उसने क्या किया था कि जॉब फेयर में रिज्यूमे पकड़ा के आ गया, उसने अपना बताया कि हाँ ये मेरी भी ये स्किल है। तो उसने उसके बाद रेगुलर फॉलोअप किया कि हाँ मैंने आपको रिज्यूमे पकड़ाया था, आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसको फाइनली रिप्लाई बैक भी आ गया और उसके बाद उसको इंटरव्यू कॉल भी आ गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉलंटियरिंग। तो आपको ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी होगी कि आप काम करने के लिए रेडी होने चाहिए, बेशक आपको पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप कुछ छोटी कंपनी जो अभी स्टार्टअप हो रही हैं और उनको किसी बंदे की ज़रूरत है तो वो भी इतना पे नहीं कर सकते या फ्री में काम करवाना चाहते हैं, तो आप वॉलंटियर कर सकते हो कि हाँ भी मैं आपकी इस प्रोजेक्ट में या इस काम में मदद करूँगा फॉर फ्री। तो उससे क्या होगा कि आपको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल जाएगा और वो आप लेटर ऑन अगर आप अपनी जॉब अप्लाई करोगे तो उसके साथ आप उस एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो। तो वो आपको एक बहुत ही एज देगा ओवर दी अदर्स इन गेटिंग द इंटरव्यू कॉल। अगला पॉइंट आता है कि जो जॉब्स आपने अप्लाई करनी है, ये नहीं कि आपने दिन की 3-4 जॉब्स अप्लाई की और दैट्स इट। जितनी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के साथ जॉब्स आती हैं डेली, आपको वो सारी की सारी जॉब्स अप्लाई करनी है और आपको रिज्यूमे भी उसी हिसाब से बनाना है, हर जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना है, क्योंकि ये जॉब अप्लाई करना भी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ जॉब। तो आपको यू शुड बी प्रिपेयर टू गिव 5 to 6 hours ऑफ योर डे इन जस्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ऑल्सो यूज फॉर स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज। फिर आता है रेफरेंसेस। तो गाइस कनाडा में रेफरेंसेस का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो पोजीशंस ये निकालते हैं पहले ये पता क्या ट्राई करते हैं, पहले ये ट्राई करते हैं कि इंटरनली विद इन द कंपनी वो पोजीशंस फिल हो जाएं। अगर वहाँ से नहीं बात बनती तो फिर ये देखते हैं अगर इनका कुछ रेफरेंस वगैरह कोई कैंडिडेट इनको मिल जाए, किसी रेफरेंस से आया हो, तो ये पहले उनको देखते हैं। इन दी एंड फिर ये उससे भी बात ना बने तो फिर ये आउट ऑफ द कंपनी और रेफरेंसेस जाके देखते हैं कि हाँ अब आउटसाइड से कुछ कैंडिडेट हम उठा के देखते हैं। तो कनाडा में नेटवर्किंग और रेफरेंसेस का बहुत ही वैल्यू होती है। आपको स्किल्स तो चाहिए, आपको एक्सपीरियंस अगर है तो वेरी गुड, वो भी चाहिए। तो अगर आपके पास रेफरेंस है या फिर अगर आप नेटवर्किंग करके किसी एचआर से बात करने के बाद आप अपने आप को सेल कर सकते हो तो उससे भी आपको जॉब मिलने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सभी लोग कर रहे हैं, जॉब सभी अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूमे सभी डाल रहे हैं।
अगर आपको स्टैंड आउट करना है फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स दैट आर अप्लाइंग, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपका चांसेस बढ़ जाए जॉब मिलने के। तो मेरे केस में मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मैंने आपको बोला कि मैंने सर्टिफिकेशन की, उसके बाद मैंने कुछ जॉब्स अप्लाई की, 1-2 फ्रेंड्स के रेफरेंसेस यूज़ किए और फाइनली मेरे को 4 से 5 महीने लग गए थे फर्स्ट जॉब लेने में आफ्टर डूइंग माई डिग्री। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी कितनी थी। तो फर्स्ट सैलरी आप जो, अगर मेरे आईटी फील्ड है तो आईटी फील्ड में यूजुअली यहाँ पे जो रेंज होती है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बिटवीन $40,000 पर एनम टू अराउंड $65,000 पर एनम की रेंज होती है। और उसके बाद जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसके साथ आपका वो पैकेज बढ़ाते रहते हैं। तो ये बात होगी मेरी सैलरी की। ये सब पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे जो मैंने आपको बताए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कनाडा में जॉब लेने के लिए। और इन जनरल अगर आप कोई किसी भी तरह की जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप ये सभी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बीट पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, किसी भी तरह की जॉब हो, जॉब अप्लाई कर रहे हो इन कनाडा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या डाउट है। मैं आपको ज़रूर फॉलो अप करूँगा और आपको हेल्प आउट करूँगा इन फाइंडिंग द जॉब। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।